सभी बच्चों को नमस्कार। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं गणित अध्याय 1 इसके लेक्चर 3 पर बात कर रहे हैं। लेक्चर 3 तीसरा लेक्चर हमारा है। इसके पहले हमारे 2 लेक्चर हुए हैं। पहले लेक्चर में हमने पूरी संख्या पद्धति को समझा था। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे वीडियो में हमने 2 संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं निकालना, इसके लिए 2 प्रकार की विधियों के बारे में सीखा था। आज हम बच्चों अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। अपरिमेय या इनको हम इर्रेशनल नंबर भी कहते हैं। तो वैसे तो मैं आपको पहले वाले चैप्टर में, आपके पहले लेक्चर में इनके बारे में बता चुका हूं, पर इसकी मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं। अपरिमेय संख्याओं के बारे में आपको याद रखना है, इनका दशमलव निरूपण किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? अशांत अनावर्ती होता है। अशांत अनावर्ती, या इसी को उन्होंने अनावसानी लिखा है पुस्तक में। अनावसानी अनावर्ती होता है, मतलब ये ना तो खत्म होगा इसका दशमलव और ना ही रिपीटेशन होगा, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये होता है इनका दशमलव निरूपण। एक बात ये याद रखना है। दूसरा, इनको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहां पर P और Q क्या है? पूर्णांक है। माने हम सीधी सी बात है, इसको 2 पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं लिख सकते। तो ये 2 बातें आपको इनके बारे में ध्यान रखनी है अपरिमेय संख्याओं के बारे में। पहली बात क्या याद रखनी है? इनका दशमलव निरूपण अशांत अनावर्ती होता है। दूसरा ध्यान रखना है कि इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ध्यान रखना, यहाँ P और Q पूर्णांक। अब कुछ अपरिमेय संख्या, जैसे मान लीजिए P कोई अभाज्य संख्या है। P कौन सी संख्या है? अभाज्य। तब करणी P एक अपरिमेय संख्या होती है। ये बात और आपको ध्यान रखना है, ये आपको हिंट है। अपरिमेय संख्या होगी, माने अगर P मान लीजिए कोई अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7 ऐसे इत्यादि, तो करणी P हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है। इस पर अगर आप अंडर रूट का साइन बना दें, करणी का साइन बना दें, तो हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। तो ये एक हिंट भी आपको याद रखना है। अब जैसे मान लीजिए अपरिमेय संख्या के उदाहरण है करणी 2, करणी 3, करणी 5, करणी 7, करणी 11, 9, 10, 10 भी आ जाएगा, मतलब डॉट 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 इस टाइप, ठीक है ना। अब इसमें ध्यान रखना एक और है पाई, और कुछ ऐसे 1.101010001001 डॉट डॉट डॉट, या 2.31313111311113 डॉट 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 इस टाइप से। तो ये आपको जो दिख रहा है, ये अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण लिखे हैं। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, पाई अपरिमेय संख्या है। ये दशमलव के रूप में अपरिमेय संख्या लिखी है। देखो डॉट 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 लग गया, 3 डॉट, तो 3 डॉट मतलब अनंत की हो जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। तो अब क्या हम इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें ये नहीं है ना पता कि ये कितने इसमें अंक आएंगे। ये तो अनंत तक जा रहे हैं। हम बार भी नहीं लगा सकते कि बार लगा दें, क्योंकि यहाँ 10, यहाँ 100 या 1000 इस टाइप से पैटर्न अलग है। ऐसे इसमें 3 1 3 1 1 3 1 1 1 इस टाइप से, तो इसमें भी पैटर्न अलग है। तो ये सब कहलाते हैं हमारी कौन सी संख्या है? अपरिमेय। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण अशांत अनावर्ती होता है। इनको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहाँ P और Q पूर्णांक है। और P अगर अभाज्य संख्या है तो करणी P हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। और इसके कुछ उदाहरण है। अब इसमें बच्चों एक बात और ध्यान रखना है, क्या कि जो अपरिमेय संख्या है, इनमें सबसे पहले खोजी गई थी करणी 2। तो इसको किसने खोजा था? करणी 2 एक अपरिमेय संख्या है, जो एक परिमेय है। इसको पाइथागोरस के जो चेले थे, मतलब जो पाइथागोरस को फॉलो करते थे, उनको बोलते हैं पाइथागोरियन। तो सबसे पहले पाइथागोरियन ने बताया कि करणी 2 अपरिमेय संख्या है, पाइथागोरियन, ठीक। इसके बाद और सबसे पहले ये पता चले, इसके बाद और भी पता चले अलग अलग।
तो ये आपको आपकी बुक में एक टॉपिक दिया हुआ है जिसमें इसके बारे में थोड़ा लिखा हुआ है कि क्रोटोन और दूसरे जो पाइथागोरियन थे उन्होंने सबसे पहले करनी दो को बताया परिमेय संख्या। इसके बाद पाई को बताया गया कि पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। अब ये बताया था कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसको बताया था 17वीं ईस्वी के अंत में लैम्बर्ट और लेजांड्रे ने बताया कि यह अपरिमेय संख्या है 1700 ईस्वी में। तो ये इस टाइप से अलग अलग इनके बारे में एक हिस्ट्री आपको दी हुई है, तो आप इसको अच्छी तरह से क्लियर कर लेना, समझ लेना। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं बच्चों कि जो अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या बच्चों इनको संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। तो 1870 में केंटर और डेडेकिंड, केंटर और डेडेकिंड ये दो मैथमेटिशियन हैं, ये दो, इन्होंने बताया कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु के संगत एक वास्तविक संख्या होती है, या प्रत्येक वास्तविक संख्या को हम संख्या रेखा पर एक बिंदु के रूप में डिनोट कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। तो किसने बताया, ये केंटर और डेडेकिंड ने। तो अगर ये ने बताया तो अभी तक हमने पूर्णांकों को, परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किया था। अब हम अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। तो सबसे पहला एक हमारे पास क्वेश्चन बनता है कि करनी 2 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। करनी 2 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ये सबसे पहला हमारे पास आ गया, निरूपित कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और ये बन गया तो और सब बन जाएंगे। IMP क्वेश्चन है परीक्षा के लिए, और वैसे भी क्या है कि करनी 2 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अब ये कैसे करते हैं संख्या रेखा पर निरूपित, इसको मैं आपको सिखा दूं। सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बना लेते हैं, अपने मन से एक रेखा बना लिया। इस पर मैंने एक पॉइंट दे दिया, मान लो यहाँ पर 0 है, यहाँ -1 है, तो यहाँ पर 1 मिलेगा, यहाँ पर 2 इस टाइप से, यहाँ पर 3 इस टाइप से मिलेगा। अब हमें क्या करना है कि 0 के संगत आपको एक पॉइंट मान लो कि ये पॉइंट A है, यहाँ पर एक पॉइंट A है, ये पॉइंट A है, वैसे एक इकाई दूरी पर यहाँ पर ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है और ये कौन सा पॉइंट है, B। अब को B पॉइंट पर चांदा रख करके एक नॉर्मल यानी एक लंब खींचना है। ये मैंने लंब खींचा B पॉइंट पर, पॉइंट B पर क्या खींचा मैंने, एक लंब खींचा। अब मैंने प्रकार को लिया और प्रकार में त्रिज्या 1 इकाई भरी, मैंने प्रकार को यहाँ से यहाँ तक 1 इकाई फैला लिया और प्रकार को B बिंदु पर रख करके मैंने एक आर्क लगा दिया यहाँ पर। तो ये भी 1 इकाई का आर्क लगाना है, 1 इकाई का। ये आर्क जहां पर काटेगा इसको मैंने C पॉइंट दे दिया। फिर मैंने O से A से C को मिलाया, एक ट्रायंगल बन जाएगा ABC, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें ये वाली जो AB है ये 1 है, ये BC भी 1 है। तो हम पाइथागोरस में लगाएंगे अगर, तो AC का वर्ग बराबर क्या आएगा, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AB का मान 1 है, BC का मान 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो 1 का वर्ग 1 धन 1 बराबर 2। तो AC बराबर, मैं यहाँ से वर्ग हटाऊंगा तो वर्ग में लग जाएगा यहाँ पर, तो ये वाली भुजा होगी करनी 2। तो हमें ये पता चला कि ये करनी 2 है, तो मैंने प्रकार को A पर रखा और C तक फैलाया प्रकार को, और A से C पर फैला करके हम एक चाप लगाएंगे ऐसा। तो चाप जिस बिंदु पर काटेगा, मान लो यहाँ पर काट रहा है, ये करनी 2 होगा। ये पॉइंट जो D है ये करनी 2 को बताएगा। तो इस प्रकार हमने करनी 2 को संख्या रेखा पर दर्शा दिया। ठीक है, अब इसी बात को मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, एक बार फिर से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जरा ज्यामितीय रूप में आप इसको देख लें, एक बार फिर से देखें। हम देख रहे हैं करनी 2 को संख्या रेखा पर दर्शाना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्केल से एक नंबर लाइन बनानी है, एक रेखा खींच लेना इस टाइप से, ये एक खींच ली मैंने। तो ये हमने एक संख्या रेखा बना दी। अब इस संख्या रेखा पर यहाँ पर मैंने एक 0 ले लिया, यहाँ पर 1 ले लिया, यहाँ पर 2 इस टाइप से, यहाँ पर माइनस माने अनंत तक, वहां अनंत तक जाएगी। अब मान लो 0 जहां पर है उसको मैंने पॉइंट A माना, इस पॉइंट को A मान लिया, और जहां पर 1 है इस पॉइंट को मैंने B मान लिया। ध्यान देना आप लोग, है ना। अब मुझे क्या करना है
अब मुझे एक चांदा लेना है और बी पर, पॉइंट बी पर मुझे 90 अंश का कोण बनाना है। ये देखो, ये चांदे का शीर्ष मैंने इस पर रखा है, ये दिख रहा है, और मैंने इस पर 90 पर एक बिंदी लगा दी। ये मैंने एक बिंदी लगा दी 90 पर, है ना, और इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो ये मैंने बी पर कितने का एंगल बना दिया बच्चों? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, 90 का। ये 90 अंश का मैंने कोण बना दिया बी पर, 90 अंश का कोण बना दिया। ठीक है, 90 का एंगल बन गया। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे लेना है प्रकार। अब मैंने प्रकार ली, सभी बच्चे देखें, प्रकार कंपास लिया और इसको मुझे एक इकाई भर लेना है, एक इकाई। इसके पेंसिल को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब मैंने यहां से यहां तक भरा, तो इसकी जो रेडियस है वो कितनी होगी? एक इकाई। अब मैंने इसको बी पर रखा और मैंने इस पर एक चाप लगा दिया, ये लगा दिया, मैंने एक चाप लगा दिया यहाँ। ये कहां से लिया मैंने? पहले मैंने यहाँ पर एक लंब खींचा चांदा से, और फिर मैंने इसको रेडियस लिया और यहाँ पर रख करके एक आर्क लगा दिया। तो जहां रखा वो सेंटर कहलाएगा, वही आर्क। अब ये जहां काट रहा है इसको मैंने नाम दे दिया पॉइंट सी, ये सी पॉइंट है। अब यहाँ से यहाँ तक भी एक है और यहाँ से यहाँ तक भी एक है, और मैंने इसको मिला दिया इस टाइप से। तो हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ए वाली साइड कितनी होगी? ये वाली साइड √2 होगी, होगी नहीं होगी? होगी। अब मैंने प्रकार को लिया और प्रकार को यहाँ तक फैलाया, ध्यान दीजिए, यहाँ तक फैलाया मैंने प्रकार को, देखो ये फैलाया। ये इसको इतना फैलाएंगे तो इसकी जो लंबाई त्रिज्या है वो करनी तो होगी। तो मैंने इसको ऐसा रख करके ऐसा इस पर एक चाप लगा दिया, ऐसा देखो, ऐसा मैंने यहाँ से इस पर एक चाप लगा दिया। तो ये चाप इसको जहां पर काटेगा वो पॉइंट करनी 2 होगा, वही पॉइंट करनी 2 है। तो इस प्रकार मैंने करनी 2 को संख्या रेखा पर निरूपित कर दिया। तो करनी 2 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब हम इसको सीखते हैं आगे। ये आपका उदाहरण नंबर कौन सा था? ये अगर आप देखें आपकी प्रश्नावली में, तो ये उदाहरण नंबर 3 था, उदाहरण नंबर 3। अब एक उदाहरण नंबर 4 है कि करनी 3 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, करनी 3 को। अभी मैंने किसको किया था? करनी 2 को। अब किसको करना है? करनी 3 को। तो जब हमें करनी 3 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है तो बच्चों इतना काम तो करना ही है, इतना काम करेंगे, इतना काम पूरा कर लेना। इसके बाद क्या करना है? इस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर, माने जो ए सी लाइन है ना, इस ए सी के सी पॉइंट पर आपको एक 90 अंश का कोण बनाना है, माने एक लंब खींचना है इस पर। ये मैंने यहाँ पर एक 90 अंश का कोण बनाया, इस पॉइंट पर एक 90 अंश का कोण बनाया। ठीक है, ए वाला एंगल कितने का होगा? 90 का होगा। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर रखना है प्रकार को और एक इकाई त्रिज्या लेना है, एक इकाई, और सी पर रखकर एक चाप लगा देना है एक इकाई का। तो यहाँ पर ये जहां काटेगा, मान लो ई पर काट रहा है, तो ई पर आपने यहाँ मिला दिया। अब मैंने ई से ए को मिलाया तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। कौन? ए, इसको पॉइंट को ए ले लीजिए, ए सी और ई, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब अगर मैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं तो ये वाली जो साइड है ये करनी 3 निकलेगी, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो। ये लंब है, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण। अब मुझे प्रकार को लेकर के यहाँ पर रखकर इतना फैलाना है प्रकार को, और फैला करके यहाँ से मुझे चाप लगाना है। ये चाप जहां पर भी यहाँ काटेगा, जहां पर भी काटेगा, ये लाइन, ये पॉइंट करने 3 होगा, ये पॉइंट करने 3 होगा। अब इसी चीज को इस पर समझिए, करने 3 को। तो आपने क्या किया? इस पर देखो लंब कहाँ खींचना है, ये इतना काम तो कर ही लेना है, करनी 2 तक। अब आपको यहाँ पर देखो इस लाइन पर रखना है, चाहे देखो इस लाइन पर, इस पर देखो, इस पर सब देख पा रहे ना वीडियो में, इस लाइन पर। ये सांधे का शीर्ष हो गया, ये दब गया, तो यहाँ से 90 पर एक निशान लगा दो, 90 पर, ये लगा दो। अब ये 90 वाली लाइन को यहाँ से मिला दो। ये मैंने इसको यहाँ से क्या कर दिया? इसको मैंने यहाँ से मिला दिया। तो ये मैंने क्या किया? ए सी पर 90 अंश का कोण बना दिया, ए सी पर 90 अंश का कोण बना दिया, ये बना। अब मुझे क्या करना है? 90 का कोण बना करके अब मुझे प्रकार लेनी है बच्चों, प्रकार लेनी है। तो प्रकार का रेडियस लेना है 1 सेंटीमीटर। कितना लेना है बच्चों? बिल्कुल सही, 1 सेंटीमीटर। मैंने प्रकार, मैंने एक इकाई लेना है, मैंने एक इकाई फैला लिया, यहाँ पर एक है, यहाँ से यहाँ तक एक।
और सी पर रख करके एक चाप लगा देना है। सी पर रख करके मैंने सी पर रखा और एक चाप लगा दिया। तो मैंने सी पर रख करके क्या कर दिया, एक चाप लगा दिया। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ई। ई पॉइंट है। तो यहां से यहां तक कितना होगा, एक होगा। और यहां से यहां तक कितना है, करनी 2 है। अब मैंने ई से ए को मिला दिया। ई से मैंने किसको मिलाया, ए को मिलाया। देखो ई से ए को मिला दिया, ध्यान देना आप। ई से किसको मिलाया, ए को। तो अगर ये जो है ए सी और ई ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, तो इसमें ये है करनी 2 आधार और लंब है 1। जिसे पाइथागोरस पर में लगाओ तो ये है कण, तो कण है तो ए। तो ए का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग और प्लस सीई का वर्ग। आएगा नहीं आएगा। तो ए सी का मान कितना है, करनी 2 है। ये देखो ये लिखा है करनी 2 का वर्ग और ये 1 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 का वर्ग। तो करनी 2 का वर्ग 2, 1 का वर्ग 1, मिला के हो गया 3। तो ए ही का वर्ग बराबर 3। तो ए ही बराबर कितना आएगा, करनी 3। तो इस प्रकार ये वाली भुजा करनी 3 होगी, होगी नहीं होगी। अब जो हमारी करनी 3 है, तो अब अपन को क्या करना है, अब अपन को प्रकार लेना है। तो प्रकार को यहाँ पर रख करके करनी 3 फैला लेना है। देखो ये यहाँ पर रख करके यहाँ तक फैला लो। आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, यहाँ तक मैंने फैला लिया। ये कितनी हो गई, करनी 3। अब मैंने यहाँ पर रख करके एक आर्क लगाया, ध्यान देना बच्चे, एक आर्क लगाया यहाँ पे रख करके। थोड़ा खिसकता है बोर्ड पर थोड़ा खिसकता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। एक मैंने आर्क लगाया। जैसे हम आर्क लगाएंगे तो जरा ध्यान दो आप, ये आर्क ऐसे आएगा, ऐसे। तो ये आर्क यहाँ जिस पॉइंट पर इसको काटेगा वो करनी 3 होगा। ये करनी 3 हो गया। तो फिर ये हमने क्या कर लिया, ये उदाहरण नंबर 4 हो गया। करनी 3 को संख्या रेखा पर निरूपित कर दिया। समझ गए सभी। अब बच्चों अगर मैं यहाँ पर लंब खींचूं एक और, अभी मैंने इस पर लंब खींचा था, अब मैं इस पर चांदा रख करके यहाँ 90 का कोण बना दूं और फिर इसको मिला दूं तो मुझे करनी 4 मिल जाएगा। करनी 4 मतलब 2। फिर मैं फिर से करूं तो करनी 5 मिल जाएगा। तो अगर मैं ये उत्तरोत्तर क्रम में करते जाऊं, यही प्रोसेस, यही मैंने पहले यहाँ लंब खींचा है, यहाँ आ गया, फिर इस पर लंब खींचेंगे, एक इकाई लेकर के यहाँ मिलाएंगे। तो इस प्रकार से उत्तरोत्तर तरीके से करनी 2, करनी 3, करनी 4, करनी 5, करनी 6 संख्याएं मिलती जाएंगी। अब आपको एक एक्सरसाइज में वहां पर दिया है करनी 5 का, एक्सरसाइज में करनी 5 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो आप इसी को आगे बढ़ा दोगे, इसी को आगे बढ़ाया किया तो करनी 4 का, जैसे मैंने इस पर लंब खींचा, इस पर यहाँ पर लंब खींचेंगे, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा लंब 90 का कोण। फिर मैंने यहाँ पर एक इकाई का चाप लगाया, इसको मैंने एफ नाम दिया, तो ये 1 है, इसको मैंने यहाँ से मिलाया तो ये होगी हमारी करनी 4। करनी 4 का मतलब 2। तो मैं यहाँ से खींचूंगा, एक चाप लगाकर तो 2 पर काटेगी। फिर मैंने इस पर फिर से लंब खींचा है, ऐसा खींचेगा, 90 का कोण बनाएंगे तो ऐसा खींचेगा। फिर मैंने इस पर एक इकाई का चाप ले लिया, इसको मैंने जी नाम दे दिया। फिर मैंने इसको यहाँ से मिलाया तो जी हमारी करनी 5 हो जाएगी। फिर मैंने प्रकार को यहाँ पर रखा और यहाँ से मैंने एक चाप लगाया तो यहाँ कहीं काटेगी, यहाँ पर। तो इस प्रकार से करनी 2, करनी 3, करनी 4, करनी 5, करनी 6, करनी 7 आप खींचते जाएंगे। इस प्रकार आपको उत्तरोत्तर तरीके से इस पर अपरिमेय संख्याएं मिलती जाएंगी। अब यही काम उसने आपको, इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्याओं का सर्पिल। यही काम करने को उसने बोला है आपको प्रश्नावली के प्रश्नावली 1.2 का जो चौथा प्रश्न है, वर्गमूल सर्पिल। तो इस प्रकार से आपका एक वर्गमूल सर्पिल बन जाएगा, वर्गमूल सर्पिल। तो करनी 5, करनी 6, करनी 7 का कर देना तो एक प्रकार का एक सर्पिल बन जाएगा। देखो सर्पिल कैसा कि ये ऐसा आ रहा था पहले, फिर ये थोड़ा बड़ा हो गया, फिर ये थोड़ा बड़ा हो गया, इस टाइप से। तो ये इसको बोलते हैं वर्गमूल सर्पिल। तो ये आपको क्रियाकलाप दिया है प्रश्न क्रमांक 4 में, और प्रश्न क्रमांक 3 में दिया है करनी 5 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो मेरी समझ से तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि करनी 2 को कैसे दर्शाना है, करनी 3 को कैसे दर्शाना है, करनी 4 को, करनी 5 को, अप टू 100। इस प्रकार बच्चों ये जो प्रश्नावली आपकी है, कौन सी प्रश्नावली है हमारी, 1.2। तो प्रश्नावली 1.2 में आपको यही काम करना है।
अगर मैं बात करूं प्रश्नावली 1.2, तो प्रश्नावली 1.2 में आपको सबसे पहले मैं आपको बताऊं, पहला प्रश्न है नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो पहला है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, हाँ होती है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिलाकर बनती हैं, दोनों को मिला दो तो वास्तविक संख्या बनती है। तो पहला वाला हमारा क्या हो गया, सत्य है। दूसरा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु करणी m के रूप का होता है। यहाँ m एक प्राकृत संख्या है, तो क्या संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु करणी m के रूप का होता है? नहीं होता है। प्रत्येक बिंदु कैसे हो जाएगा? जैसे मान लीजिए मैं बात करूं -3 की, -3 संख्या रेखा पर होता है, लेकिन -3 किसी संख्या का करणी थोड़ी है भाई। -3 कौन सी संख्या के करणी निकालने पर -3 आएगा? तो नहीं होगा, तो ये असत्य है। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है, नहीं होती है। जैसे कि 2 है, तो 2 अपरिमेय थोड़ी है लेकिन वास्तविक है। तो पहला सत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा असत्य है। अगला है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। तो क्या सभी धनात्मक संख्या के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। जैसे 4 का वर्गमूल 2 होता है, अपरिमेय थोड़ी है। इसके बाद अगले प्रश्न में दिया है आपको, दिखाइए संख्या रेखा पर करणी 5 को किस प्रकार दर्शाएंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया। फिर ये है कक्षा के लिए वर्गमूल सर्कल की रचना, तो ये भी बता दिया। इस प्रकार आपकी प्रश्नावली 1.2 यहाँ पर पूरी होती है। बच्चों अगर आपको 1.2 प्रश्नावली की किसी प्रश्न में समस्या है, आप कमेंट करके बता देना, हम उसको भी समझा देंगे, ठीक है। नहीं तो अगले वाले में हम प्रश्नावली 1.3 पर बात करेंगे। सभी को नमस्कार।